बच्चों, आज के इस सेशन में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम शीट है आप डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करना कोशिश करो। अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशंस देख लेना। अगर आपका होता भी है तो भी सॉल्यूशंस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, so let's start with the very first problem today, and the first problem is on arithmetic progression. The sum of the first three terms of an AP is 48. If the product of the first and the second term, product, okay, first term into second term, जब मल्टीप्लाई करोगे, that exceeds 4 times the third term by 12. जब इस टाइप के वर्ड यूज होता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई क्या मल्टीप्लाई करना है, कौन किससे ज्यादा है, एक्सीड का मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है, तो आसान लगने लगेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। सो बेसिकली T1 फर्स्ट टर्म होता है प्लस T2 प्लस T3, है ना, इज इक्वल टू 48। इज दैट राइट? दैट इज राइट। ओके, if the product of the first and the second term, यानी basically first term and second term का product exceeds 4 times the third term, means 4 times the third term से ज्यादा है, बड़ा है। ये दो जब मल्टीप्लाई करोगे वो 4 टाइम्स थर्ड टर्म से ज्यादा बड़ा है 12 से। अभी देखो, अभी आप ये देखो और ये पढ़ो वेदर इट मेक्स सेंस। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म इज मोर देन 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। यानी अगर इससे इसको माइनस करा तो 12 मिलना चाहिए मुझे। दैट्स ऑल। फाइंड द एपी। चलो भैया, अभी एपी हमको ढूंढना है। ओके, नाउ कैन आई से लेट T1, ओके, जो T1 है, ओके, लेट T1 इक्वल टू A माइनस डी, T2 इज इक्वल टू A और T3 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये गलत हो जाएगा क्या अगर हम देखेंगे तो? वेर इन द फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी, सेकेंड टर्म इज A, थर्ड टर्म इज A प्लस डी। क्या ये AP में है? नेचुरली इससे ये D से ज्यादा है, इससे ये, सॉरी, T2 minus T1 is D, T3 minus T2 is again D, है ना। The first term is A minus D, second term is A, third term is A plus D, है ना। यूजुअली हम फर्स्ट टर्म को A रखते थे, सेकेंड टर्म को A प्लस डी रखते थे, थर्ड टर्म को A प्लस 2D रखते थे, वो भी सही है। इस केस में मैं A माइनस डी, A और A प्लस डी रख रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी हम देखेंगे। अभी आप सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट वन बिकम्स, ये वन पकड़ो, ये टू पकड़ो। ओके, तो वन क्या बनेगा? A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 48, है ना। तो क्या बनेगा? ये 3A बन जाएगा आपका। D प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, 48। तो आपको A का वैल्यू मिल गया है, A इज इक्वल टू 16 3 48, यानी बीच का टर्म जो आपका T2 है आपको मिल गया, है ना। चलो, तो इसलिए अभी इसमें कहीं D का आना नहीं होता है, डी तो अपने आप कैंसिल हो गया, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने ऐसा लिया था। आंसर ऐसे भी आएगा, आंसर वैसे भी आएगा। अगर आप इसको ए ले लो, इसको ए प्लस डी लो और इसको ए प्लस 2D लो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से ट्राई किया, तो ये हमारा हो गया। अभी सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 16 इन 2 डालो उसमें। T1 क्या है? 16 माइनस डी इंटू 16, इधर देखो, -4। T3 क्या है? 16 प्लस डी इज इक्वल टू 12। बस सॉल्व करो अभी इसको। ये बन गया 256 माइनस 16D माइनस 64 माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये आप कर लोगे तो ये बन गया -16D माइनस 4D 20D हो गया। उसको मैं वहां लेके जाता हूं 20D।
है ना, उस तरफ ले जाता हूँ, बाकी सभी को इस तरफ। तो ये 256 माइनस 64 माइनस 12 है ना, तो ये बन गया 256 माइनस 16 सॉरी माइनस 64 नहीं बेसिकली 76 हो गया, तो ये बन गया 0 80। ठीक है, ये क्या बन गया 180, शायद 180 बन गया। तो d इज इक्वल टू 9, इज d इज इक्वल टू 9, देयरफोर करेक्ट, तो d इज इक्वल टू 9। एक मिनट रब कर लेते हैं इसको, इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, या क्या करूँ मैं, इसी को रब कर लेते हैं, चलो ओके। सो d इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो व्हाट इज द AP, देयरफोर AP फर्स्ट टर्म a माइनस डी था, है ना, तो a आपका क्या निकला था, a आपका 16, तो 16 माइनस 9 ओके इज इक्वल टू कितना 7। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a विच इज 16 और थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। AP क्या हो गया 7 16 23, इज इट राइट? सो दैट इज द फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। ये शायद गलत कर दिया मैंने, ये 25 है, 25 है, ये डिफरेंस इज 9 एंड डिफरेंस इज 9 अगेन, है ना। So understand this. So this is the answer. All right, let's move on to the second problem. All right. पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, second problem. Okay, so second problem is show that the sum of all the terms of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to something sum. ऐसे दिया है, तो एक काम करते हैं, हमें दिया फर्स्ट टर्म, ओके, सेकेंड प्रॉब्लम है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म क्यों दिया, एनी आइडिया सेकेंड टर्म क्यों दिया है, लास्ट टर्म, जरा सोचो सेकेंड टर्म क्यों दिया है, बस इसी में ही है पूरा खेल। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसीलिए दिया है सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म पता है सेकेंड टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू b माइनस ए। चलो भैया ये तो हो गया, ओके। लेट c बी द nth टर्म हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, देयरफॉर tn nth टर्म इज इक्वल टू c इज इक्वल टू फॉर्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है फर्स्ट टर्म है जो कि ऑलरेडी a इज इक्वल टू a, n माइनस 1 d क्या है b माइनस a। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर c इज इक्वल टू c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a, therefore c minus a by b minus a is equal to n minus 1, therefore n is equal to c minus a by b minus a plus 1, is that right, is equal to c minus a plus b minus a, b minus a। तो ये बन गया क्या, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका b plus c minus 2a, b plus c minus 2a by b minus a। चलो इतना हमको पता चल गया, हाँ ये आप जरा ध्यान रखना, n का वैल्यू मिल गया। अभी सम ऑफ n टर्म्स, ओके, आपको पता है राइट, व्हाट इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n पता है, लास्ट टर्म हमको पता है c, तो मैं एक काम करता हूं, इसके जगह एक l के जगह c डाल दूं क्या, ओके, और n के जगह n by 2 के जगह n डाल देता हूं मैं, n वहां पे मिला है मुझे, क्या है वहां पे b प्लस c माइनस 2a b माइनस a,
क्या ये हमें ढूंढना था? बस हमको यही ढूंढना था, b प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाई टू बी माइनस ए। ये प्रूव हो गया है ना। चलो, तो ये भी आसानी से हमने कर लिया। होपफुली ये आपको आया, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो फल अपने आप झोली में आके गिर जाएगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो द थर्ड प्रॉब्लम, अब थर्ड प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी भाई साहब आप नीचे देख रहे हो, वो नीचे देख रहा है, हिल से नीचे देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स stones due east are found to be 45 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the tower. So ये है आपका हिल, हिल है या टावर है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अभी एक पॉइंट में देख रहा है वो, लेट्स से यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, ठीक है, तो ये भी बन गया 45। और 1 किलोमीटर दूर और एक मील का पत्थर है, ओके, मील का पत्थर नहीं किलोमीटर स्टोन है, ठीक है, यानी बेसिकली ये 1 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्टोन को भी देख रहा है, लेकिन उसमें उसको इतनी गर्दन झुकानी नहीं पड़ रही है, सिर्फ 30 डिग्रीज झुकानी पड़ रही है, तो ये बन गया 30 डिग्रीज, करेक्ट। ये है टावर ए बी सी और डी, ठीक है। तो अभी वो पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, √3 इज इक्वल टू 1.732, इतना दिया हुआ है। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। tan 45, इधर देखो, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, है ना। tan 45 इन दिस ट्राइंगल इज ए बी बाई बी सी। ए बी कितना है हमको नहीं पता, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर h, देयरफॉर बी सी बाई tan 45 1 होता है ना, देखो 1 इज इक्वल टू h बाई बी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू h, यानी ये h पकड़ो, ठीक है, डन। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल अभी, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट यानी ए बी बाय एडजेसेंट यानी बी डी, करेक्ट ना, इसमें कोई अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयरफॉर tan 30 क्या है, 1/√3 है, इज इक्वल टू ए बी क्या है, h है, और h प्लस 1 है। देयरफॉर मैं उल्टा लिखता हूं इसको, बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाऊंगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, h प्लस 1 बाय h, ठीक है। तो ये बन गया आपका √3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय h, देयरफॉर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1 बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, है ना, एक रैशनल नंबर बनाएंगे, तो ये क्या बन गया आपका √3 प्लस 1, और ये बन गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, ओके। ये बन गया h इज इक्वल टू कितना 1.732 प्लस 1, इज इट राइट, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.732 बाय 2। कैलकुलेट करो अभी क्या आएगा आपको आंसर, तो आपका आंसर आएगा 1.366 किलोमीटर है, तो कितना मीटर हो गया, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, 1366 मीटर्स इज द आंसर, ऑल राइट, ओके, आ गया, बोर्ड में भी आ गया। जो एंड में जो मैं सोच रहा था 1 किलोमीटर जो है, ये किलोमीटर नहीं मीटर है, ये वेदर ये बोर्ड में दिख रहा है क्या नहीं, हाँ, रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं, तो हाँ आ रहा है। So basically it is 1366 meters. Okay, so let's move on to the fourth problem. आप उसको कंप्लीट कर देना। The height of the hill is 1366 meters.
ऑलराइट, सो फोर्थ प्रॉब्लम बच्चों देखना शुरू करना, इसमें प्रूफ करना है। तो ये आइडेंटिटीज, तो बेसिकली आइडेंटिटीज जो मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें ये आता है। देखते हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं क्या नहीं। आ जाएगा, थोड़ा बहुत सोचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो फोर्थ प्रॉब्लम, प्रूव दैट cosec theta minus cot theta square is equal to 1 minus cos theta 1 plus cos theta, 1 minus cos theta 1 plus cos theta। चलो कोशिश करते हैं, इसको LHS से शुरू करेंगे और देखते हैं RHS तक पहुंचते हैं क्या नहीं। ओके, तो दिस इज cosec माइनस cot theta इज इक्वल टू cosec theta minus cot theta द होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 बाय, इधर मैं साइन और कॉस फॉर्म में ले सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसे ही करूं, वैसे भी आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बन गया a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab cot थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। तो कोजेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फॉर्मूलास आइडेंटिटीज है ना, कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इट इज, ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज ओके एंड दिस विल बिकम 2 कोजेक थीटा कॉट थीटा और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट स्क्वायर थीटा को और इसको हम ऐड कर देते हैं, है ना, तो ये बन गया आपका 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोजेक थीटा कॉट थीटा, ओके, प्लस 1। चलो, ऑलराइट, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोजेक थीटा, कोजेक की जगह साइन लिख देते हैं, अभी सब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो ये बन गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा, एक मिनट सेपरेटली लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना बच्चों को। ये ऐसे बन गया, है ना। तो अभी ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अभी ये यहाँ 1 है तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा नीचे और ऊपर भी लिख सकता हूं, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों स्प्लिट किया मैंने, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रब करता हूं मैं, तो ये बन गया आपका, इसको और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 बनता है, और ये भी एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS।
प्रूव हो गया। ठीक है, तो बच्चों होपफुली ये समझ में आ गया आपको, आसान सा था, नो प्रॉब्लम इसमें। विल डू द फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम पे अभी सोचना शुरू कर दो। ठीक है, अगर इसमें इस प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा फिर आपकी क्या समस्या है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन देन। The midpoint P of the line segment joining the points A and B, midpoint है A और B का midpoint है। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले बना लो, और जैसे बनाओगे ना एक बार चेक भी कर लेना पढ़ के कि हाँ भाई जो आप बनाया और जो पूछा है वो सेम है या नहीं। The midpoint P of the line segment joining the points A minus 10/4, sorry minus 10,4 और B minus 2,0, P midpoint है। चलो यानी ये दिस इक्वल टू दिस, चलो वो हम ढूंढ लेंगे P को कोऑर्डिनेट। Lies on the line segment joining the points, okay, P lies on the line segment joining 2 points C, let's say C minus 9,4 minus 9, minus 4 और D है ना, D minus 4, y। ठीक है, find the ratio in which P divides CD, okay, also find the value of y। चलो सो आपको पता है A, फिफ्थ प्रॉब्लम, A minus 10,4, B minus 2,0, let P A comma B be the midpoint of AB। so A comma B क्या हो गया, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट दोनों का ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, हाउ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो आंसर क्या है आपको, -12 यानी -6 आएगा और ये 2 आएगा। करेक्ट है क्या, क्या मैंने करेक्ट किया, करेक्ट है ये। चलो तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है -6, 2। नाउ लेट P divide this CD in the ratio m/n, okay, so let P divide CD in the ratio m/n, तो सेक्शन फॉर्मूला लग गया है ना। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो गया, A, B यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इज इक्वल टू, अब वापस से अपना शुरू, m इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ D यानी प्लस n इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ C यानी, ओके, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली अभी y कोऑर्डिनेट देखना है हमने, m इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ D यानी बन गया ये m प्लस n इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ C यानी बन गया और m प्लस n, है ना। ये पूरा आपका, यहां जगह नहीं है, नहीं तो मैं कॉमा के इस तरफ लिख देता, तो ये बन गया आपका -4m -9n बाय m प्लस n कॉमा my my -4n m प्लस n। चलो बच्चों इतना हमको समझ में आ गया है, और ए बी है क्या हमको पता चल गया था, है ना, -6, 2 इक्वेट करेंगे, है ना। तो ये रब कर दूं क्या, ये वाला रब कर देता हूं इस तरफ, डायग्राम नहीं रब करता क्योंकि हम देख सकते हैं ना वेरीफाई करने के लिए। चलो तो ये बन गया -6 इज इक्वल टू -4m xy, तो बेसिकली -6 शुड बी इक्वल टू दिस, so -6 is equal to -4m -9n by m plus n, therefore -6m -6n is equal to -4m -9n। तो ये क्या हो गया, 9 को इधर ले आओ और
m को उधर ले जाओ, तो ये बन जाता है 3n इज इक्वल टू 2m। ओके, तो अगर मैं 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर लूं तो ये बन जाएगा n बाय 2 इज इक्वल टू m बाय 3 इज इक्वल टू k पकड़ लो कोई, है ना, k पकड़ लो, k हमने यूज तो नहीं किया ना कहीं। ओके, सो n इज इक्वल टू 2k, m इज इक्वल टू 3k, ये हमको समझ में आ गया। अभी y भी इक्वेट करेंगे, y का क्या है, 2 इज इक्वल टू, देखो इधर 2 इज इक्वल टू उधर था, इज इक्वल टू m y माइनस 4n m प्लस n। m क्या है, 3k है, यानी 3ky माइनस 4m यानी 4n यानी 8k, करेक्ट ना, डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड m प्लस n यानी 5k। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे 2 तो ये बन गया 10k इज इक्वल टू 3ky माइनस 8k। 8k को इस तरफ ले आओ इक्वल टू k, तो बन गया 3ky इज इक्वल टू 18k, k गया y इज इक्वल टू 6 बन गया। ओके, सो बच्चों, आई थिंक विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस प्रॉब्लम सेट, है ना। y का वैल्यू मिल गया है, फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स द सेगमेंट CD इन द रेशियो m:n, यानी m आपको पता है क्या है, 3k है, n:2k, सो इन द रेशियो 3:2, है ना। अगर वो पूछेंगे फाइंड आउट इन व्हाट रेशियो डज p डिवाइड द सेगमेंट DC, तो इन दैट केस इट शुड बी n:m, है ना, देन इट शुड बी द अदर वे अराउंड। जस्ट प्रॉब्लम समझ के, सोच समझ के करना, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो आज के लिए बस इतना था। ये हमारा वीक खत्म हुआ है, तो अगले वीक कुछ और स्टार्ट करेंगे। लेट मी सी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मंडे से कुछ और टॉपिक शुरू हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ओवर, ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ओवर, रियल नंबर्स आर ओवर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, यानी बेसिकली मंडे, संडे, दिस इज द वीक इज ओवर, विल मीट ऑन मंडे, दैट इज टुमारो। ओके, चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।